हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस लेसन नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप उसे जरूर देखिएगा, आपको चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। सबसे फर्स्ट, हु डिस्कवर सेल एंड हाउ। सबसे पहले तो ये बताइए कि सेल को किसने डिस्कवर किया और कैसे किया। तो इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, सेल को डिस्कवर करने वाले पहले इंसान कौन थे? वो रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने एग्जामिन किया, इन्होंने देखा, एक छोटा सा स्लाइस लिया कॉर्क का। कॉर्क क्या होती है? पेड़ का जो तना होता है ना, सबसे ऊपर की जो छाल होती है उसको बार्क कहते हैं। उसकी भी कई सारी लेयर होती है, तो सबसे ऊपर वाली लेयर को कॉर्क कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने कॉर्क को लिया और अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या किया, अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया, उसके अंदर कॉर्क की स्लाइस को एग्जामिन किया। उन्होंने देखा कि कॉर्क हैज कंसिस्टिंग हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि कॉर्क के अंदर कई सारे हनीकॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर बन रहे हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट बन रहे हैं। उन्होंने इस कंपार्टमेंट को नाम दिया सेल। अब उन्होंने सेल ही क्यों नाम दिया? क्योंकि सेल लैटिन लैंग्वेज में सेल का मतलब होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे कमरे। और क्योंकि वो उनके माइक्रोस्कोप में उनको कॉर्क किस तरीके से नजर आ रही थी, उसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे रूम नजर आ रहे थे, इसलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जिंदा ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, वो या तो सिंगल सेल के बने हुए हैं, वन सेल के, या एक से ज्यादा सेल के बने हुए हैं, लेकिन सेल के बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है, इसलिए उसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया है। और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है? क्योंकि ईच सेल, हर एक जो सेल है वो सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी एक्टिविटी कहाँ होती है? सेल के अंदर होती है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा गया है। अब है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। तो अब आपको बताना है कि सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस तरीके से मूव करते हैं। तो जो मूवमेंट होती है ना बेटा, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहां पे उसकी मात्रा ज्यादा है, तो वो किस तरफ मूव करेगी? जहां पे उसकी मात्रा कम होगी। तो इसी तरीके से CO2 और वाटर भी क्या करते हैं? मूव करते हैं सेल के अंदर। तो चलिए पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट। कहने का मतलब क्या है कि जब सेल के अंदर CO2 ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, बाहर का जो एनवायरमेंट होता है वहां पे CO2 होता है कम और सेल के अंदर CO2 होता है ज्यादा। ठीक है, अब जहां पे ज्यादा है वहां से किस तरफ मूव करेगा? वो लो की तरफ मूव करेगा। तो इस तरीके से जो CO2 होती है वो सेल से बाहर की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, is low as compared inside the cell, so CO2 move out of the cell from the region of high concentration। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ये जो मूवमेंट ऑफ गैस हो रही है सेल के अंदर, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। ठीक है, अब हम इसका पढ़ते हैं कि वाटर कैसे मूव करता है। तो बेटा, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। मतलब कि जो सेल है, ठीक है, इसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर का मतलब होता है जहां पे पानी की मात्रा कम है। और समझिए एक चीज और, कॉन्सेंट्रेटेड वाटर का मतलब होता है बेटा कि पानी के अंदर नमक या चीनी की मात्रा ज्यादा होना। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड वाटर अलग चीज होती है, और हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है पानी का अमाउंट ज्यादा होना, पानी कम ज्यादा होना, और जो सॉल्यूट है उसके अंदर जो नमक या चीनी की मात्रा है उसका कम होना। ठीक है, तो पानी भी कैसे मूव करता है? जहां पे पानी ज्यादा है से मूव करेगा, जहां पे पानी कम है। ठीक है, अब थोड़ी सी क्या समझना है कि वाटर अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है तो उसे बोल देते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, गैस सेमी परमिएबल के बाहर और अंदर जा रही है तो उसको बोला जाता है डिफ्यूजन। गैस अगर सेल के अंदर ही हाई से लो मूव कर रही है तो उसको बोला जाता है डिफ्यूजन। वाटर अगर हाई से लो सेल के अंदर ही मूव कर रहा है तो उसे बोला जाता है डिफ्यूजन। लेकिन अगर वाटर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्या कर गया? क्रॉस कर गया, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर गया पानी, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ओस्मोसिस। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
फिल इन द गैप इन द फॉलोइंग टेबल इलिस्ट्रेटिंग डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यानी कि आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है, साइज का, कि ये जनरली कैसी होती है, छोटी होती है। कितना साइज होता है इनका, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब ये माइक्रोमीटर कितना होता है, जब आप 1 मीटर को 10 लाख से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो हिस्सा आएगा वो कितना होता है, माइक्रोमीटर। यानी कि 1 मीटर के थ्रेड को अगर आप 10 लाख इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो जो छोटा सा हिस्सा होगा ना, उसको 1 माइक्रोमीटर कहा जाता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसका साइज जनरली प्रोकैरियोटिक के अकॉर्डिंग कैसा होता है, बड़ा होता है, 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। न्यूक्लियर रीजन प्रोकैरियोटिक सेल में अच्छे से वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन एब्सेंट होता है, नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उस जगह को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। और इसके अंदर न्यूक्लियर रीजन अच्छे से वेल डिफाइंड होता है, अच्छे प्रॉपर तरीके से इसकी मेम्ब्रेन होती है डबल। ठीक है, इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोटिक के अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनल्स होते हैं, कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब आपको बताना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी कि सेल की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, उसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है। तो जैसा अभी आपने पढ़ा कि वो क्या करता है कि इट अलाउ ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, वो सिर्फ कुछ ही चीजों को क्या कर देगी, अपने अंदर आने देगी। ठीक है, सिर्फ कुछ ही चीजों को परमिशन देगी कि वो सेल के अंदर क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। और साथ ही साथ एट द सेम टाइम प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। और साथ में जो सेल के अंदर इतनी सारी चीजें होती है उसमें से भी सिर्फ उन्हीं चीजों को बाहर जाने देती है जिसकी जरूरत हो। तो सिलेक्टिव चीजों को अंदर आने देती है और सिलेक्टिव चीजों को ही बाहर जाने देती है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल्स। तो ऐसे 2 ऑर्गेनल बताने हैं जिनके पास अपने खुद के जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स होते हैं। तो ऐसे कौन से 2 ऑर्गेनल हैं, एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है प्लास्टिड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7th। बेटा अगर आपको किसी के आंसर आते हैं ना तो आप कमेंट में मेरे आंसर देखने से पहले उसको कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, इफ the organization of a cell is destroyed due to some physical and chemical influence, what will happen। कि अगर किसी भी कारण से सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उसका जो काम है या फिर सेल किसी भी तरीके से खराब हो जाए, तो फिर क्या होगा, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल एंड केमिकल इन्फ्लुएंस, देन जो लाइजोसोम है वो अपने आप को क्या कर लेंगे, बस्ट कर लेंगे, अपने आप को फोड़ देंगे और उसके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो पूरे सेल में फैल जाएंगे और पूरी की पूरी सेल को क्या कर जाएंगे, डाइजेस्ट कर जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी सेल खराब हो जाता है तो लाइसोसोम अपने आप को बस्ट करके पूरी की पूरी सेल को क्या कर जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग। अब आपने पढ़ा अभी कि ये क्या करते हैं, अपने आप को बस्ट कर लेते हैं, इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज सुसाइड बैग। ठीक है, लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल बिकॉज, क्योंकि जो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो किसी भी डैमेज सेल ऑर्गेनल को क्या कर जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है जब पूरी की पूरी सेल खुद ही डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम सारे सेल के अंदर जितने मौजूद लाइसोसोम होंगे वो अपने आप को क्या कर लेंगे, बस्ट कर लेंगे और उसके अंदर से निकलने वाले उसके अंदर से निकलने वाले एंजाइम पूरी की पूरी सेल को क्या कर जाएंगे, डाइजेस्ट कर जाएंगे। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग। सुसाइड बैग क्यों कहा गया है, क्योंकि उसने क्या कर लिया, अपने आप को बस्ट कर लिया, अपने आप को फोड़ दिया, मार दिया। ठीक है, खुद की सुसाइड कर ली, इसलिए उसको सुसाइड बैग कहा जाता है। अभी आपके इंटेक्स का लास्ट क्वेश्चन है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है, प्रोटीन सिंथेसाइज इन सेल टेक प्लेस इन राइबोसोम्स। कहाँ बनता है, राइबोसोम्स के अंदर, इसलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, अब राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पाए कहाँ जाते हैं सेल के अंदर। राइबोसोम्स आर पार्टिकल दैट आर फाउंड अटैच इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होते हैं, चिपके हुए होते हैं। मैं आपको 1 मिनट दिखाती हूँ।
ये क्या है आपकी ER है, ठीक है। तो ये ER है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इस पे ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स। ये भी ER है लेकिन इस पे कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं, इसलिए इसको स्मूथ कहा जाता है। और इस पे राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। यहीं पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, क्वेश्चन आंसर समझ आए हो, क्वेश्चन आंसर पसंद आए हो, समझ आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।